नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री वन लाइनर्स में। जो नए हमने अभी शुरू करे हैं आज ही 100 वन लाइनर्स हमेशा की तरह हम डिस्कस करने वाले हैं एक लेक्चर में। शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला सवाल है कि आपको 4 क्वांटिटीज दी हुई हैं। पहला है मोलालिटी, दूसरा है मोलारिटी, फॉर्मेलिटी है और मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी वो क्वांटिटी है जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो आप इनमें से किसी का भी फॉर्मूला देखोगे, आपको डायरेक्टली जो टेम्परेचर है वो किसी में नहीं मिलेगा। तो आप सोचोगे फिर तो ये सवाल ही गलत है, इसमें ऐसा क्यों पूछा है कि कौन सा टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो क्या आंसर चारों होनी चाहिए थी? नहीं। इनमें से जो कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि आपकी मोलैलिटी है, या फिर अगर हम बात करें जैसे आपका मोल फ्रैक्शन है, इनके अंदर जो है वॉल्यूम का कोई भी टर्म नहीं आता है। और वहीं पर जो मोलैरिटी है, ये दोनों वॉल्यूम पे डिपेंडेंट टर्म्स हैं। और जो वॉल्यूम है किसी भी सब्सटेंस का, वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ में एक्सपैंड हो सकता है, टेम्परेचर के साथ में वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है। इसलिए मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी ये दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड करने वाली हैं। लेकिन वहीं पे जो पहली और लास्ट हमारी क्वांटिटी है, जिसको हमने m और x से रिप्रेजेंट किया है, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं। अगला सवाल देखिए कि एग बॉईल करते टाइम पे उसमें हम सॉल्ट ऐड कर देते हैं। तो घरों में भी आपने देखा होगा, जब भी एग बॉईल किए जाते हैं उनके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया जाता है, बट हमें मालूम नहीं है कि सॉल्ट ऐड क्यों किया, तो उसकी वजह क्या है। तो देखिए, जब भी आप किसी सोल्यूट को किसी सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हो तो उसकी वजह से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो जाता है। यानी कि अगर पहले वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम सबको मालूम है 100 डिग्री सेल्सियस था, तो हो सकता है सोडियम क्लोराइड डालने के बाद में, कॉमन सॉल्ट जो है हमारा, वो डालने के बाद में हो सकता है ये 102 या 104 या मे बी उससे ज़्यादा भी हो गया होगा, डिपेंडिंग ऑन कितना सॉल्ट डाला है। तो इससे हमें क्या मदद मिलेगी कि जब हमारे एग्स बॉईल हो रहे होंगे, तो अगर इन केस जो आपका टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाए, तो ऐसा ना हो कि वाटर पूरा का पूरा इवेपोरेट हो जाए या फिर पूरा का पूरा आपके वेपर में कन्वर्ट हो जाए और आपके एग्स भी पूरे बॉईल ना हो। ओके, इस वजह से सॉल्ट वहाँ पे हेल्पफुल हो सकता है। क्विक लाइम जो है उसका क्या फंक्शन होता है सोडा लाइम के मिक्सचर के अंदर। तो क्विक लाइम जो है ये क्या करता है, मॉइस्चर जितना भी है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है सोडा लाइम के अंदर से। ठीक है, कॉस्टिक पोटाश का आपको केमिकल फॉर्मूला बताना है। KOH जो है कॉस्टिक पोटाश का फॉर्मूला है। द नेचर ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। तो देखिए, कैल्शियम फॉस्फेट जो है ये आपके दांत के इनामल में प्रेजेंट होता है। ये क्या नेचर है इसका, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, एल्कलाइन है या किस तरह का है। तो देखिए, जो कैल्शियम फॉस्फेट है इसका नेचर होता है बेसिक। ओके, अगले सवाल पे हम चलेंगे। आपको बताना है कि लाइम वाटर जो है, लाइम वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है। लाइम वाटर का केमिकल फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। तो ये जो फॉर्मूले हैं आपको, क्विक लाइम है, लाइम वाटर है, ये आपको बार बार मिलेंगे, तो ये सब आपको याद रखना है। इसी तरह से इंपॉर्टेंट कॉस्टिक पोटाश, इसका क्या था, KOH था। ओके, इप्सम सॉल्ट आपसे पूछा जा सकता है। इप्सम सॉल्ट होता है मैग्नीशियम सल्फेट। मिथाइल ऑरेंज जो है, देखिए ये एक तरह का इंडिकेटर है। आपको बताना है इसके कलर के चेंजेस क्या क्या होते हैं। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में पिंक कलर का होता है और बेसिक मीडियम के में येलो कलर का होता है। ठीक है, एसिड्स के बारे में बताना है। तो एसिड्स के बारे में अगर आप लिटमस चेंज की बात करोगे तो एसिड्स क्या करते हैं, अगर आपके पास में लिटमस जो है वो अगर ब्लू कलर का है, तो उसको जो एसिड्स है वो कन्वर्ट कर देंगे किसमें, रेड कलर के अंदर। और बेसिस क्या करते हैं, बेसिस एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट करते हैं। एसिड्स जो है इनको अगर आपने वाटर में डाला, मान लीजिए हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी में डाला, तो ये क्या करेगा, पानी में जाते ही आयनाइज हो जाता है और H+ आयन जो है वाटर के अंदर दे देता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, H+ आयन रिलीज कर देता है जैसे ही आप उसको पानी में डिसॉल्व करोगे। सिर्फ HCl ही नहीं, किसी भी तरह के एसिड को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो वाटर के अंदर जाके क्या करेगा, H+ आयन रिलीज कर देगा। एसिड्स को जब आप डिसॉल्व करते हो वाटर के अंदर, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। इस तरह की रिएक्शन को आप क्या कहोगे, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। हीट जो है, हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। जिस रिएक्शन के अंदर एनर्जी जो है वो रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और वो रिएक्शंस जिसके अंदर हीट रिक्वायर्ड होती है उस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करने के लिए, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, उन रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि एनर्जी रिलीज होती है।
अगर आप क्या करते हो, आपने कंटेनर में एसिड ले लिया और उसके अंदर अगर आप वाटर डालते जा रहे हो, अगर आपने एक साथ पूरा वाटर ऐड कर दिया एसिड को डाइल्यूट करने के लिए, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। हो सकता है वो पूरा का पूरा मिक्सचर जो है वो बाहर निकल जाए, आपके मुंह पर भी आ सकता है, आसपास की सराउंडिंग्स को भी जला सकता है, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इन बर्न्स को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें एसिड के अंदर वाटर जो है वो ड्रॉप वाइज मैनर में डालना चाहिए। वाटर लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद में उसके अंदर एसिड डालना है ड्रॉप बाय ड्रॉप, और जैसे ही आप कुछ ड्रॉप्स डालो उसको आपको स्टीयर करना है, यानी उसको घोलते रहना है, मिलाना है। इससे क्या होगा, जो भी हीट रिलीज होगी, सबसे पहला तो कि आपने सिर्फ एक ड्रॉप एसिड का डाला है तो हीट जो रिलीज होगी वो कम होगी। फिर आपने उसको स्टीयर कर दिया, उसको चलाते रहे हैं आप, तो उससे क्या होगा, वो हीट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और इस तरह से एक साथ से वो इस तरह से बाहर जो है वो छलकेगा नहीं मिश्रण, या फिर जो भी कंटेनर है उसके अंदर से बर्स्ट करके बाहर नहीं निकलेगा। अभी बेसिस के लिए पूछा है, बेसिस क्या करते हैं, बेसिस क्या करते हैं OH माइनस आयन रिलीज करते हैं वाटर में डिसॉल्व करने के बाद में, और ये क्या करते हैं, रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देते हैं ब्लू के अंदर। डिस्टिल्ड वाटर आपसे पूछा है, डिस्टिल्ड वाटर का नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है या न्यूट्रल होता है। डिस्टिल्ड वाटर होता है न्यूट्रल इन नेचर, ना एसिडिक ना बेसिक। न्यूट्रल के लिए हम pH कितनी बोलते हैं, 7। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे मिथाइल ऑरेंज की, ठीक है। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे पास जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या फिर वो बेसिक है। और ये वो कैसे बताएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमें बता रहे हैं, तो या तो कोई कलर चेंज है जिससे आप देख सकते हो, या फिर कोई स्मेल है ऐसी जिससे आप पता लगा सकते हो, तो हम उन्हें बोलेंगे इंडिकेटर्स। तो या तो चेंज इन कलर हो सकता है या फिर ऑर्डर का कोई चेंज हो, तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि वो सब्सटेंस क्या है, एसिडिक है या फिर बेसिक है। एसिड और बेस के बीच में जब एक रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स में आपके पास में एक तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और उसके साथ में रिलीज होता है वाटर, ठीक है। तो एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं, दैट रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कैलामीन सोल्यूशन जो है इसको अप्लाई किया जाता है जब चींटी काट जाती है, तब क्यों ऐसा क्या होता है कैलामीन सोल्यूशन के अंदर, तो देखिए जब आपको चींटी काटती है तो ये क्या करती है, फॉर्मिक एसिड होता है उसके अंदर, तो ये क्या करती है, फॉर्मिक एसिड आपकी बॉडी में ट्रांसफर कर देती है। अब आपने क्या किया, आपने फॉर्मिक एसिड के ऊपर लगा लिया है कैलामीन, तो कैलामीन के अंदर एक्चुअल में क्या होता है, कैलामीन होता है जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट का नेचर कैसा है, बेसिक है। तो आपने क्या किया है, सिंपली जो एसिड जो चींटी ने छोड़ दिया था आपकी बॉडी के ऊपर, उसको आपने न्यूट्रलाइज कर दिया है एक बेस की मदद से। तो कैलामीन क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा एसिड के इफेक्ट को, और इससे क्या होगा, रिलीफ मिलेगा। तो ये सवाल का जवाब ये है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कैलामीन किसका नाम है, तो जिंक कार्बोनेट होता है कैलामीन। आपको बताना है एक ऐसा मेटल जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड है, ऐसा मेटल जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है वो कौन सा है, मरकरी, ठीक है। Why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? जब एक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है उसके अंदर आपने क्या किया, एक लोहे की कील को उसके अंदर आपने डिप कर दिया, तो आप देखोगे कि यहाँ पे कलर जो है वो चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए रिएक्टिविटी सीरीज की जब हम बात करेंगे तब हम देखेंगे कि आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, और ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से क्या होगा, ये जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है इसमें से ये आयरन जो है ये कॉपर को बाहर निकाल देगा और इसकी जगह पे आकर के खुद अटैच हो जाएगा, और कॉपर सल्फेट रहा ही नहीं तो उसका कलर भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो मेन था रिएक्टिविटी के बारे में। ऐसे मेटल्स बताने हैं आपको जिनको आसानी से एक चाकू की मदद से काटा जा सकता है। ये आपके मेटल्स कौन कौन से हैं, सोडियम है और पोटेशियम है, इनको आसानी से नाइफ से काटा जा सकता है। हीट का बेस्ट कंडक्टर कौन है, हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर भी सिल्वर ही है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे जो वायर्स हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स, वो सिल्वर के नहीं बने हुए होते। ऐसा क्यों, क्योंकि सिल्वर जो है एक महंगा मेटल है, इसको खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे, और उसके साथ साथ ही क्या है, चोर जो है वो आपके वायर्स भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है।
सोडियम को हमेशा जो है केरोसिन के अंदर स्टोर किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सोडियम जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। अगर आप उसको खुला छोड़ दोगे तो वे क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर लेगा और आग भी पकड़ सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा रिएक्टिविटी जिनकी होती है उनको आप स्टोर करने के उनके अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कुछ आप ऐसे केमिकल्स देखोगे केमिस्ट्री के अंदर या कभी लेबोरेटरी में जाओगे तो कि उनको कलर्ड बॉटल्स के अंदर स्टोर किया जाता है, या फिर उनको ऐसी बॉटल्स में स्टोर किया जाता है जिससे कि वो लाइट के कांटेक्ट में ना आए। तो जिस तरह का जो मेटल है वो जिस सब्सटेंस के लिए ज़्यादा रिएक्टिव है हम उसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो अगर आपने सोडियम को खुला छोड़ा तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और आसानी से आग पकड़ जाएगा, और हम ये नहीं चाहते हैं तो हम इसे क्या करेंगे, केरोसिन में स्टोर करेंगे। मेलिएबिलिटी क्या होती है? मेलिएबिलिटी होती है मेटल्स की प्रॉपर्टी जब आप उनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, जिन धातुओं को पीट कर उनको चादरों में बदला जा सकता है, शीट्स जिनकी बनाई जा सकती है उनको बोलते हैं मेलिएबल, और ये प्रॉपर्टी कहलाती है मेलिएबिलिटी। और डक्टिलिटी क्या होती है? जिनको आप वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, तारों में बदला जा सकता है जिनको, उन मेटल्स को हम क्या कहते हैं, डक्टाइल कहते हैं। Why do ionic compounds have high melting point? Ionic compounds कौन से compounds होते हैं जिनके अंदर हमारे पास में एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है और उन दोनों के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बीच में, और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से क्या होगा, जब कभी भी आप इनको मेल्ट करने की कोशिश करोगे तो आपको उस फोर्स को ओवर कंपनसेट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको बहुत हाई टेम्परेचर्स तक जाना पड़ता है। इसलिए आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है। एक होमोजीनियस मिक्सचर है वो दो मेटल्स का भी हो सकता है, दो से ज़्यादा मेटल्स का भी हो सकता है, या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल का भी हो सकता है। उसे आप क्या कहोगे, ये कहलाता है हमारे एलॉय के नाम से या फिर मिश्र धातु के नाम से। ऐसे ऑक्साइड्स जो कि एसिड से भी रिएक्ट कर जाते हैं और बेसिस से भी रिएक्ट कर जाते हैं और फाइनली फॉर्मेशन किसका होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है, उनको क्या कहते हैं, इनको जाना जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के नाम से। ऐसे बेसिस जो सॉल्ट और वाटर दोनों से रिएक्ट कर जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक बेसिस। दो एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे PB में B स्मॉल आना चाहिए था, PbO and Al2O3 एल्यूमिनियम का और लेड का। इन दोनों के ऑक्साइड्स किस तरह के होते हैं, आपके एम्फोटेरिक होते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज जो है मेटल्स की और नॉन मेटल्स की दोनों की प्रॉपर्टीज जिनमें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम जानते हैं मेटलॉइड्स के नाम से। तो आपकी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स होते हैं, राइट साइड में कुछ है वो नॉन मेटल्स हैं, और राइट साइड में ही आपको बीच में इस तरह से एक पार्ट में मिलते हैं मेटलॉइड्स भी। कौन कौन से होते हैं मेटलॉइड्स वो भी हम डिस्कस करेंगे बट थोड़ा बाद में। आगे देखिए, कोरोजन जो है उसको आप किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हो, या तो आप मिश्रण कर सकते हो, एलॉइंग कर सकते हो, किसी चीज़ की इम्प्योरिटीज उसमें ऐड कर दोगे तो रिएक्शन जो है वो उतनी फास्ट तरीके से नहीं हो पाएगी। टिनिंग कर सकते हो आप। टिनिंग का मतलब क्या है, आप जो भी आपका कोरोजन से जिसको भी आपको प्रिवेंट करना है उसके ऊपर टिन की एक परत लगा दो या टिन की एक चादर चढ़ा सकते हैं। आगे है गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग सिंपल है, सबको मालूम है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जिंक से पेंट कर देते हैं, या फिर कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए आप पेंटिंग भी कर सकते हो। नॉर्मल जो आपके पेंट्स आते हैं जिसको आप लोहे के ऊपर पेंट करते हो जिंक को प्रिवेंट करने के लिए। तो ये सारे मेथड्स हैं जिनसे आप क्या कर सकते हो, कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हो। गैल्वेनाइजेशन किसका मेथड है, तो जैसा हमने बोला गैल्वेनाइजेशन एक मेथड है आयरन मेटल को कोरोजन से बचाने के लिए, संक्षारण से बचाने के लिए। कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, तो मेटल हमने कौन सा बताया था, मर्करी, ठीक है। और नॉन मेटल कौन सा है जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, ये है ब्रोमीन। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि पीरियोडिक टेबल के कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, तो वो हो जाएगा मर्करी एंड ब्रोमीन। तो नॉन मेटल और मेटल का अगर क्वेश्चन आता है तो हमें क्वेश्चन फिर ध्यान से देखना पड़ेगा। आपके चांदी की जितनी भी चीज़ें होती हैं, अगर आपने चांदी के आभूषण अगर आप पहनते हो तो आपने देखा होगा कि वो कुछ टाइम जब आप पहने रखते हो उनको, उसके बाद में वो थोड़े काले पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो गया उनमें जो वो चमक रहे थे और पहले और फिर बाद में काले पड़ गए? ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पे Ag2S का फॉर्मेशन हो जाता है रेगुलर। जब वो एयर को एक्सपोज्ड रहता है तो अलग अलग तरह की रिएक्शंस होने की वजह से फाइनली फॉर्मेशन हो जाता है Ag2S का, और वहाँ पे ब्लैक कलर जो है वो Ag2S एक्चुअली ब्लैक कलर का होता है।
ठीक है, इस वजह से काली पड़ जाती हैं आपके आभूषण। ब्रॉन्ज मेडल्स जो होते हैं, जो थर्ड प्राइज आने पे ब्रॉन्ज मेडल दिए जाते हैं, वो किसके बने हुए होते हैं? ये बने हुए होते हैं आपके कॉपर और टिन के। एक ग्रीनिश कोट डेवलप हो जाती है कॉपर के यूटेंसिल्स के ऊपर। अगर आपके पास तांबे के बर्तन है तो उनमें जो है एक ग्रीन कलर की कोटिंग डेवलप हो जाती है। किसकी वजह से होती है? होती है कॉपर कार्बोनेट की फॉर्मेशन की वजह से। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स है, जैसे सिल्वर की हमने बात करी थी, वो सिल्वर का कोरोजन का एग्जाम्पल है। सिमिलरली कॉपर की कोरोजन के अंदर बनता है कॉपर कार्बोनेट। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन है अर्थ के क्रस्ट के ऊपर? सेकेंड मोस्ट अबंडेंट है आयरन। तो आप पूछोगे फर्स्ट कौन है? फर्स्ट हमारा है एल्यूमिनियम। नेचुरल इंडिकेटर्स बताने हैं आपको कुछ। नेचुरल इंडिकेटर्स हमारे पास में दो हैं, जो कि टर्मरिक है और लिटमस है। हल्दी आपका एक नेचुरल इंडिकेटर और लिटमस जो है ये ऑब्टेन किया जाता है कहाँ से? लाइकेन से। ठीक है, कौन सी ऐसी गैसेस है जिनका इस्तेमाल हॉट एयर बलून्स को फिल करने में किया जाता है? तो हॉट एयर बलून्स को फिल करने के लिए जिस गैस का इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सी है? प्रोपेन है, जो कि एक टाइप है किसका? एक एल्केन का। 3 कार्बन की जो एल्केन है वो कहलाती है प्रोपेन के नाम से, और मेनली प्रोपेन को यूज किया जाता है हॉट एयर बलून को फिल करने के लिए। ठीक है, वेयर डू वी बर्न वुड टू मेक वुड कोल? अगर आपको वुड कोल बनाना है तो आप कौन सी कंडीशंस में वुड को जलाओगे? आप उसको जलाओगे इन एब्सेंस ऑफ एयर। बेसिकली ऑक्सीजन की प्रेजेंस वहां पे नहीं होनी चाहिए अगर आपको वुड कोल बनाना है तो। The elements which are least reactive in the periodic table, सबसे कम reactive elements कौन से हैं periodic table में? जो 18th ग्रुप को belong करते हैं, जो noble gases या फिर inert gases हैं, ये बहुत ही कम reactive होती हैं। ऐसा क्यों होती हैं? क्योंकि इनके अंदर completely filled shells होती हैं, इनके अंदर कोई गुंजाइश ही नहीं है कोई इलेक्ट्रॉन आने की या जाने की। इस वजह से एल्यूमिनियम जो है उसको हम बर्तन बनाने के काम में लेते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी है जो एल्यूमिनियम की यहाँ पे काम आ रही है? तो देखिए, आप जो बर्तन खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करोगे, सबसे पहला तो वो क्या है? वो सब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स को एक्सपोज होंगे। ठीक है, आप उनको चूल्हे पे चढ़ाओगे तो उनके ऊपर टेम्परेचर तो रहेगा ही, रेगुलर वो फायर के कॉन्टैक्ट में रहेंगे। ठीक है, और दूसरा उनके अंदर अच्छी थर्मल कंडक्टिविटी भी होना चाहिए, क्योंकि आप जब भी उस चीज़ को गैस के ऊपर रखोगे तो आपका जो हीट है वो सिर्फ इतने पोर्शन में ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जो हीट पहुँचेगी बाकी आपके जो बर्तन के पार्ट्स हैं वहाँ तक, वो पहुँचती है एक प्रॉपर्टी की वजह से जो आपकी होती है थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो एक तो अच्छी कंडक्टिविटी होनी चाहिए उसकी, और दूसरा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि आपने उसे आंच पे रखा और वो पिघल ही गया। ओके, द मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट कौन सा है? एल्यूमिनियम है, बात हमने करी। सेकेंड कौन सा है? आयरन है। मेटल की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिस वजह से उसको यूज़ किया जाता है बेल्स में, घंटियों में यूज़ किया जाता है? जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है आपके, वाद्य यंत्र है, जैसे सितार है आपका, वायलिन है, इन सब के लिए जो तार बनाए जाते हैं उनके अंदर भी मेटल्स को यूज़ किया जाता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनरसनेस। सोनरसनेस क्या होता है कि जैसे देखिए, आप सितार या वायलिन के अंदर जो वायर्स होते हैं उनको एक बार यूँ टच करके अगर आप प्लग करके उनको छोड़ देते हैं तो वो काफ़ी देर तक ऐसे मूव करते हैं, और उस मूवमेंट के साथ में क्या होता है? उनमें एक वॉइस प्रोड्यूस होती है, और वही अलग अलग साउंड्स जो है उनके कॉम्बिनेशन की वजह से जो म्यूज़िक है वो बनता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये यहाँ पे यूज़ हो रही है मेटल्स की, क्योंकि नॉन मेटल्स जो हैं उनको आप एक बार प्लग करके या एक बार खींच के छोड़ोगे तो उनके अंदर ये साउंड प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, तो ये वैसे एक जनरल क्वेश्चन ही है, सोनरसनेस। ओके, ध्वन्यात्मक गुण। एटम्स जो है इन्होंने क्या किया है? ट्रांसफर कर दिया है इलेक्ट्रॉन का टू ईच अदर, यानी कि दो एटम्स थे आपके पास, एक एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम के पास में ट्रांसफर कर दिया। किस तरह का बॉन्ड बनेगा यहाँ पे बनने वाला है आयनिक बॉन्ड। अब आप बात करें अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है कहीं पे, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर है तो किस तरह का बॉन्ड वहां पे बनेगा? शेयरिंग हमेशा कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्डिंग। और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर देना, एक से दूसरे में भेज देना, वो किस में होता है? आयनिक बॉन्डिंग के अंदर। कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लश्चरस है, जिसमें चमक होती है? तो ये अलग से पूछने की क्या जरूरत थी, क्योंकि चमक जो है एक प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, नॉन मेटल्स में नहीं पाया जाता है। तो आयोडीन क्या है? ये एक एक्सेप्शन है। आयोडीन एक नॉन मेटल होते हुए भी इसमें क्या है? लश्चर है, चमक है।
द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट ओर इज हीटेड, हमने क्या किया है, कार्बोनेट ओर्स को लिया है, उनको स्ट्रांगली हीट किया है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि एयर की एब्सेंस है यहाँ पे। इस प्रोसेस को क्या नाम से आप जाना चाहोगे, इस प्रोसेस को जाना जाता है कैल्सिनेशन के नाम से। ये दो प्रोसेस हम साथ में ही पढ़ते हैं, एक होता है कैल्सिनेशन, दूसरा होता है रोस्टिंग। कैल्सिनेशन हम यूज करते हैं कार्बोनेट ओर्स के लिए, रोस्टिंग हम यूज करते हैं सल्फाइड ओर्स के लिए। कैल्सिनेशन हम करते हैं एयर की एब्सेंस के अंदर और रोस्टिंग हम करते हैं एयर की प्रेजेंस के अंदर, और फाइनली हमें क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड मिलता है। तो ये दोनों प्रोसेस हम याद रखेंगे, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। थर्माइट मिक्सचर, थर्माइट वेल्डिंग मिक्सचर, तो इसमें क्या होता है, वेल्डिंग आप सबने देखी होगी, जैसे कोई भी मेटल है उसके अगर कोई दो पीसेस हैं उनको अगर कनेक्ट करना है तो हम एक वेल्डिंग मिक्सचर को यूज करते हैं। उस वेल्डिंग मिक्सचर में क्या होता है, उसमें आयरन थर्ड ऑक्साइड होता है, यानी कि Fe+3 जो है उसका ऑक्साइड होगा एक, और दूसरा उसके अंदर होता है एल्यूमिनियम पाउडर। तो ये दोनों चीज़ों का मिक्सचर होता है वेल्डिंग, थर्माइट वेल्डिंग मिक्सचर जो है आपका वो, और इसको किस में यूज़ किया जाता है, मेटल्स के ब्रोकन पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए। गैल्वेनाइजेशन में आपने बता दिया जी कि आपको क्या करना है, आयरन को रस्ट होने से बचाना है, रस्टिंग से प्रिवेंट करना है। तो हमने क्या किया गैल्वेनाइजेशन के अंदर, हमने जिंक लिया और जिंक का पूरा पेंट कर दिया हमने आयरन के ऊपर। ओके, एमालगम क्या होता है, एमालगम एलॉय हमने पढ़ा था, मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा मेटल या नॉन मेटल किसी भी तरह का मिक्सचर होता है। तो एमालगम जो है ये एक एलॉय है, किसका एलॉय है, एमालगम एलॉय है मरकरी का। एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज, तो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और जिनकी इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होती है उनको हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। ठीक है, आगे देखिए, मेटल्स विच मेल्ट व्हेन केप्ट ऑन द पाम, ऐसे कौन से मेटल्स हैं जिनको जब आप हथेली में रखोगे तो वो पिघल जाएंगे। तो हथेली पे रखने पे ऐसा क्या हुआ, हमारा बॉडी टेम्परेचर वो देखिए 37 डिग्री सेल्सियस है। जैसे ही आपने मेटल को पाम पे रखा रूम टेम्परेचर से, क्योंकि हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा टेम्परेचर मिलते ही ये दोनों मेटल्स पिघल जाएंगे, यानी कि ये नॉर्मली तो लिक्विड नहीं होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये दोनों मेल्ट हो जाएंगे। एग्जाम्पल क्या क्या है आपके, पहला है गैलियम और दूसरा कौन सा है, सीजियम। एक ऐसा मेटल है जो जब बर्न करता है तो सफेद लौ देता है हवा के अंदर, एयर विद वाइट डैजलिंग वाइट फ्लेम। वो कौन सा मेटल है, वो मेटल है आपका मैग्नीशियम। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, आपको क्या करना है, धातुओं को उनके ओर्स से जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, सबसे पहला इसमें बताया गया कि एक्सट्रैक्शन है। दूसरा, वो जो मेटल्स है उनकी रिफाइनिंग करना भी ज़रूरी है ताकि उनको हम बाद में जो और पर्पस है उनके लिए यूज़ कर सकें। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये पूरी प्रोसेस कहलाती है मेटलर्जी के नाम से। कार्बन का कौन सा एलोट्रॉप है जो कि हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, ग्रेफाइट होता है, डायमंड होता है, फुलेरिन होता है। तो ग्रेफाइट जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो अर्थ पे पाया जाता है। एक एटम है, उसके अंदर हमें बोला गया है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो 19 है। ठीक है, आपको बताना है कि A+ अगर उसका बन जाता है, A एलिमेंट है, अगर A+ हो गया तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो कोई भी न्यूट्रल एटम होता है जिस उसमें जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर A में पूछा जाता तो हम आराम से बता देते कि 19 है, बट A+ है। A+ का क्या मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना निकाल दिया है, तो 19 में से एक अगर आप घटाओगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 18। करेक्ट आंसर इज 18। बॉक्साइट जो है उसका फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। बॉक्साइट किसका ओर होता है, बॉक्साइट होता है एल्यूमिनियम का ओर। ठीक है, Al2O3.2H2O। Al2O3 भी आपको इसका फॉर्मूला मिल सकता है। रोस्टिंग जिसकी बात थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे, किस तरह की ओर्स के लिए किया जाता है, सल्फाइड ओर्स के लिए किया जाता है। हम क्या करते हैं यहाँ पे, हीट जो करते हैं वो एक्सेस एयर के अंदर हीट करते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी और फाइनली यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होता है, ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है। और ये जो प्रोसेस है ये किस नाम से कहलाती है, रोस्टिंग के नाम से इसे जाना जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो है उसके अंदर जो कैथोड है वो किसका बना हुआ होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के अंदर जो कैथोड है वो बना हुआ होता है प्योर मेटल का, और इसी तरह से जो एनोड बना हुआ होता है वो होता है इम्प्योर मेटल का। और इस इम्प्योर मेटल के बने हुए होने की वजह से ही क्या होता है, वहाँ पे आपको एनोड के नीचे फॉर्मेशन होता है एनोड मड का। आपको रिएक्टिविटी बतानी है कॉमन मेटल्स की, तो देखिए पूरा सीक्वेंस आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट ये मैंने एक बार एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे पूरा सीक्वेंस आपको दिया है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि आपके जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो आपको शुरू में मिलेंगे, जैसे आपका लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम है,
कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, तो ये आपके फर्स्ट और सेकंड बेरियम है, ये आपके फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और इन सब की रिएक्टिविटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। ओके, जिनमें से भी पहले आपके कौन से फर्स्ट ग्रुप के और उसके बाद में आपके सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। फिर अगर आप एल्यूमिनियम देखोगे तो एल्यूमिनियम आपके बोरोन फैमिली के बिलोंग करता है। और सबसे लास्ट के अगर आप एलिमेंट्स देखना चाहो तो यहाँ पे आपको मिलेगा सिल्वर मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, प्लेटिनम मिलेगा और कॉपर मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि जितने भी आपके नोबल मेटल्स होते हैं इनकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है, और जो रिएक्टिविटी है वो हमेशा हम हाइड्रोजन के कंपैरिजन में जो है वो देखते हैं। तो यूजुअली आपको जो रिएक्टिविटी पूछी जाती है वो या तो जिंक आयरन के बीच में पूछी जाती है, ठीक है, या फिर आपको ये जो नोबल मेटल्स हैं ये दे दिए जाते हैं, या फिर आपको फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो दिए जाते हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा सा वैसे याद रखें कि सबसे ज़्यादा कौन से ग्रुप की है, फिर कौन से ग्रुप की है, और अगर आपको सीक्वेंस पूरा याद होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। स्टेनलेस स्टील जो है वो किसका एलॉय है? स्टेनलेस स्टील जो है आयरन का, और उसके साथ में कार्बन का एलॉय होता है। आयरन के अंदर कार्बन की इम्प्योरिटीज ऐड करी जाती हैं स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए। इज इट नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन? हम केमिकल इक्वेशन को हमेशा क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। क्यों करते हैं? कौन से लॉ को हम सेटिस्फाई कर रहे हैं यहाँ पे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो ये कहता है कि रिएक्टेंट्स का जितना मास होगा उतना ही मास जो है वो प्रोडक्ट्स के अंदर होगा। तो उसी को हम सेटिस्फाई करने के लिए क्या करते हैं? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन जो प्रोसेस है उसके अंदर किस तरह की रिएक्शंस होती हैं? ऑक्सीडेशन और कॉम्बिनेशन, दो तरह की रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं रस्टिंग ऑफ आयरन के अंदर। कौन सी ऐसी गैसेस हैं जो कि यूज करी जाती है यूज इन द स्टोरेज ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स? ऐसे फूड्स जिनके अंदर फैट है और ऑयल कंटेनिंग है, उनको अगर आपको लंबे समय तक स्टोर करना है तो आप कौन सी गैस को यूज करोगे? जैसे आपके चिप्स के पैकेट होते हैं उनके अंदर भी एक एयर फिल्ड होती है, वो कौन सी होती है? वो भी नाइट्रोजन गैस ही होती है। तो नाइट्रोजन गैस जो है वो एक स्टेराइल मीडियम, स्टेराइल इनर्ट मीडियम प्रोवाइड करती है, तो किसी भी तरह की रिएक्शंस वहाँ पे नहीं होती हैं, और फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं नाइट्रोजन गैस को। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है एक एसिड और बेस के अंदर, वो किस तरह की रिएक्शन होती है? वो एक रिएक्शन होती है डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2 बार हो रहा है, ठीक है। एसिड का भी डिस्प्लेसमेंट, बेस का भी डिस्प्लेसमेंट, एंड फाइनली फॉर्मेशन किसका हो रहा है? सॉल्ट का हो रहा है। तो ये किस तरह की रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट। कुछ फ्रूट्स हैं जैसे कि मैंगो है, लेमन है, ग्रेप्स हैं, ऑरेंज है, इनका टेस्ट थोड़ा सा खट्टा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर सिट्रिक एसिड जो है वो प्रेजेंट है। ओके, which phenomenon occur when a small amount of acid is added to water? जब आपने एक एसिड के एक छोटी क्वांटिटी को वाटर के अंदर ऐड किया तो क्या क्या होगा? तो सबसे पहले तो क्या है? एसिड जो है उसका डाइल्यूशन होगा, ठीक है, डाइल्यूट बन जाएगा एसिड। और दूसरा क्या होगा? एसिड पानी के अंदर जाते ही आयंस दे देगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन। तो आयनाइजेशन और डाइल्यूशन ये 2 प्रोसेस हैं जो वाटर के अंदर होंगी जैसे ही आप किसी एसिड को ऐड करोगे, ठीक है। सिमिलरली अगर आप बेस को ऐड करोगे तो भी बेस का डाइल्यूशन हो जाएगा और आयनाइजेशन। ब्लीचिंग पाउडर जो है उसको डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज किया जाता है वाटर के अंदर। क्यों? क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर विल मेक इट जर्म फ्री, ठीक है। वाटर को क्लीन करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा फॉर्मूला है जिससे आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को बताओगे, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaSO4.12H2O है। ये आपका फॉर्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसको हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके, कैटाइन का फॉर्मेशन कब होता है? कैटाइन वो होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। कैटाइन का फॉर्मेशन तब होता है जब आप इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हो। इलेक्ट्रॉन्स खो देने के बाद में जो आयन का फॉर्मेशन बनता है वो क्या होता है? वो होता है कैटाइन। और जब इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेते हो, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो फॉर्मेशन होता है एनाइन का। सेल्फ लिंकेज की जो प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिकल एटम्स के बीच में, जैसे कार्बन की प्रॉपर्टी है कि वो और कार्बन एटम्स के साथ में आराम से जुड़ सकता है और लंबी लंबी चेन्स भी बना सकता है, 20, 19 कितने भी कार्बन एटम्स की चेन पॉसिबल है। इस प्रॉपर्टी को किस नाम से जाना जाता है? इस प्रॉपर्टी को हम जानते हैं कैटिनेशन के नाम से। किस नाम से? कैटिनेशन। और कैटिनेशन की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है कार्बन के अंदर, इतनी ज़्यादा कि हमारे पास ऑलमोस्ट एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स पढ़ने के लिए। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। साइक्लोब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा? साइक्लोब्यूटेन में आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, एक साइकिल होनी चाहिए और एक ब्यूटेन होना चाहिए। ब्यूट का मतलब है आपके पास में 4 कार्बन है, ठीक है।
तो ये 4 कार्बन हमने ले लिए, 1 2 3 और 4, और हमने क्या किया, इसको साइकिल भी बना दिया, क्योंकि 4 की अगर आप साइकिल कोई भी स्ट्रक्चर बनाओगे तो वो स्क्वायर ही बनने वाली है, स्क्वायर या रेक्टेंगल। ओके, तो अब हमने क्या किया, एक कार्बन ले लिया, दूसरा कार्बन, तीसरा और ये चौथा। अब हमें ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे हाइड्रोजन्स कितने हम फिल करेंगे। तो एक कार्बन कितने मैक्सिमम बॉन्ड्स बना सकता है, 4 बॉन्ड्स बना सकता है। तो हर कार्बन ने 2 बॉन्ड तो बना रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबके साथ में 2 हाइड्रोजन्स और अटैच कर देंगे। ठीक है, तो अब आप देख के बताइए कि क्या ये फॉर्मूला मिलकर के C4H8 बनेगा। सही है एकदम, C4H8, ये 4 कार्बन है हमारे पास में, हाइड्रोजन कितने पास में, हमारे पास में 8। जो आपका बकमिंस्टर फुलरिन है, जो हमने बताया था कि कार्बन जो है उसका एलोट्रोप होता है एक तरह का, उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, आर जॉइंट इन अ स्फेरिकल मॉलिक्यूल, 60 कार्बन एटम्स जो इसको प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको C60 बोला जाता है, बक्की बॉल के नाम से भी जाना जाता है, फुलरिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG जो है, उसका मेन कंस्टिट्यूएंट कौन होता है, LPG के अंदर मेजरली ब्यूटेन प्रेजेंट होता है। पेंसिल लेड जो है, पेंसिल के अंदर जिस पोर्शन से आप लिखते हो, जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, वो कौन से चीज से बना हुआ होता है, वो बना हुआ होता है ग्रेफाइट से। और ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का एक एलोट्रॉप है। कार्बन के एलोट्रॉप कौन कौन से होते हैं, ग्रेफाइट होता है, डायमंड होता है और फुलरिन होता है। ये 3 एलोट्रॉप्स हैं किसके, कार्बन के। एस्टर का फॉर्मेशन कब होगा, कभी भी एक एसिड की, एसिड यहाँ पे होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमारे एसिड्स होते हैं, वो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब एक अल्कोहल के साथ में होती है, तब हमेशा किसका फॉर्मेशन होता है, एस्टर का, जो कि स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस होते हैं, फ्रूटी स्मेल होती है इनकी। डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है, डीनेचर्ड अल्कोहल में आपने क्या किया, इथाइल अल्कोहल ही होता है, लेकिन उसमें आपने कुछ ऐसे सब्सटेंस मिला दिया है कि अब वो जो है इथाइल अल्कोहल वो पीने के योग्य नहीं है, या फिर उसको मिसयूज नहीं किया जा सकता, तो उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ किसी पॉइजनस सब्सटेंस का मिला दिया जाता है, ठीक है, ताकि उसका मिसयूज ना हो, उसे हम बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। द गैसेज यूज टू क्रिएट अमोनिया, अगर आपको अमोनिया का फॉर्मेशन करना है तो आपको 2 गैसेस की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि कौन कौन से होंगे, N2 होगा, H2 होगा, और फॉर्मेशन आपका किसका हो जाएगा, अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो ये इसकी बैलेंसिंग हो जाएगी। ओके, वाटर प्यूरिफिकेशन जो है, सी वाटर को अगर प्यूरिफाई करना हो तो वहां पे एक मेथड यूज किया जाता है, जो कौन सा है, जो कि है रिवर्स ऑस्मोसिस। हाईएस्ट अमाउंट जितनी भी गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उनमें से सबसे ज्यादा अमाउंट किसका होता है, नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, 0 केल्विन जो है उसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के नाम से जाना जाता है, और 0 केल्विन वो टेम्परेचर है जो कि थ्योरेटिकली सबसे लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, उससे कम टेम्परेचर नहीं पॉसिबल है, ठीक है, 0 केल्विन को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। आपका जो पीरियोडिक टेबल है उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद में आता है ऑक्सीजन और उसके बाद में आता है नाइट्रोजन, बट हमसे पूछा है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सो दैट विल बी फ्लोरीन। पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट है उनको किस नाम से जाना जाता है, उनको जाना जाता है एल्कली मेटल्स के नाम से। इसी तरह से जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, उनको जाना जाता है एल्केलाइन अर्थ मेटल के नाम से। तो देखिए आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये जो अलग नेम्स हैं इनके ग्रुप्स के, ये भी जानने आपको जरूरी है। ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं जिनमें आते हैं आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम जानते हैं हेलोजेंस के नाम से। और फाइनली जो 18th ग्रुप के एलिमेंट हैं उनको आप किस नाम से जानते हो, नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस के नाम से। ऐसे एलिमेंट्स जो फ्री स्टेट में मिलते हैं ज्यादातर, ये आपके कौन से होते हैं, ये आपके होते हैं कॉपर, Ag और Au, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, जो कि ग्रुप 11 को बिलोंग करते हैं, ठीक है। इनको कॉइनस मेटल्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये थोड़े आपके नोबल मेटल्स होते हैं, रिएक्ट कम करते हैं, इसीलिए फ्री स्टेट या फिर एलिमेंटल स्टेट में मिलेंगे एनवायरमेंट के अंदर। अगर आपको वनस्पति घी बनाना है वेजिटेबल ऑयल से, तो आप क्या करोगे, हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, हाइड्रोजनेशन कर देते हैं, जिस वजह से जितने भी डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स हैं वो सारे कन्वर्ट हो जाते हैं सिंगल बॉन्ड्स के अंदर। और ये जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन। गैस यहाँ पे कौन सी यूज होती है, हाइड्रोजन गैस। प्लैटिनम जो है नेचुरली व्हाइट कलर का मेटल होता है, और प्लैटिनम जो है अगेन एक नोबल मेटल है, क्योंकि ये व्हाइट कलर में होता है इसीलिए इसको व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। सुना होगा ये तो आप सबने, प्लैटिनम इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट गोल्ड।
कितने पीरियड्स और ग्रुप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर? पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं और कितने पीरियड्स होते हैं? 17। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल आपकी अगर हम इस तरह से माने तो ये यहाँ पे जो क्लासिफाइड है ये आपके ग्रुप्स है जो टोटल 18 है और टॉप टू बॉटम जितने आपके पीरियड्स हैं वो आपके कितने हैं? टोटल 7 हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कौन सी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर्स जो है एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है और यहाँ पे जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है वो उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे किया गया है, परमाणु संख्या के बेसिस पे। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ यही कहता है कि जो भी प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यानी कि वो वेरी करती हैं एटॉमिक नंबर के हिसाब से, ना कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की अगर आप बात करो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है इलेक्ट्रॉन जो है वो देने की क्षमता। ठीक है, अगर आप बात करो कि लेफ्ट टू राइट जब आप पीरियोडिक टेबल में जाओगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि जैसे जैसे आगे आप जाओगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की डिक्रीज हो जाती है। ओके, एक मेटल है उसका इलेक्ट्रॉनिक एक एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया है 2, 8 एंड 4। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन से आपके एलिमेंट कौन से ग्रुप के अंदर आएगा ये पूछा गया है। तो जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबसे पहले आप वो देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस। अगर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता तो ग्रुप 1 में आता, 2 होते तो ग्रुप 2 में आता, 3 होते तो ग्रुप 13 में आता और अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो आएगा ये 14 ग्रुप में। जो कार्बन का ग्रुप है उसके अंदर ही इसको हम प्लेस करेंगे। ठीक है, 8 और एंड 2 10 एंड 14। तो 14 जिसका एटॉमिक नंबर है वो देखिए आप कौन सा एलिमेंट है। ओके, इन अ पीरियड के अंदर जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो एटॉमिक रेडियस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज होता है और लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होता है। सिंपल है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पे रेडियस जो है वो डिक्रीज होगा। नोबल गैसेस जो है वो इतनी कम रिएक्टिव या फिर बिल्कुल ना के बराबर रिएक्टिव और इतनी स्टेबल क्यों होती है? क्योंकि इनके अंदर जो आउटर मोस्ट शेल्स हैं उनमें उनकी जितनी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स आने की वो सारी की सारी फिल्ड है, उनमें बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो मैक्सिमम जितने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे आ सकते हैं पूरे के पूरे उन्होंने अपने फिल किए हुए हैं, तो इसीलिए उनको रिएक्ट करके बॉन्ड्स बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि बॉन्डिंग जो है वो यूजुअली स्टेबिलिटी के लिए होती है। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन है ग्रुप 17 का? ग्रुप 17 आपका कौन सा है? फ्लोरीन वाला जो ग्रुप है। आपके जो हेलोजेंस हैं जो हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस करे थे, तो हेलोजेंस के अंदर जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है वो आपका कौन है? फ्लोरीन। ट्रांजिशन मेटल्स आप कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स को बोलोगे? हम बोलते हैं ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12 वाले जो एलिमेंट्स हैं 3 to 12 वाले सबको हम एक साथ बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। Which of the following elements has 2 shells and both are completely filled? आपको बताना है कि ऐसा कोई एलिमेंट जिसमें 2 ही शेल हों और दोनों completely filled हों। 2 शेल का मतलब क्या है? 2 शेल्स का मतलब है कि ये कोई सेकेंड पीरियड का जो है सेकेंड पीरियड को बिलोंग करेगा और हमें क्या पता है कि completely filled जो शेल्स हैं पूरी की पूरी filled वो किस में होती हैं? केवल नोबल गैसेस के अंदर। तो आपको बताना है सेकेंड जो पीरियड है उसकी नोबल गैस कौन सी है? पहली होती है आपकी हीलियम, दूसरी होती है नियॉन। ठीक है, तो नियॉन आपकी कौन है? वो एलिमेंट है जिसमें 2 शेल है और दोनों की दोनों कंप्लीटली फिल्ड है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है ये आप एक ग्रुप में जैसे जैसे जाओगे, जैसे फर्स्ट ग्रुप है उसके अंदर टॉप टू बॉटम जितने भी एलिमेंट्स है सबके अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 1। सिमिलरली ग्रुप सेकंड के अंदर है 2। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है एक ग्रुप के अंदर हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसको क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है? मरकरी जो है इज ऑल्सो नोन एज क्विक सिल्वर। तो ये 1 लाइनर्स आज के जो है वो खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।